जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स के लेक्चर 8 में। ज़्यादा लेक्चर्स नहीं बचे हैं, ठीक है। हम कवर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ। सीडीएस का एग्जाम आने वाला है, आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सीएपीएफ और सीडीएस के करवाए हैं उनको भी फॉलो कीजिए। प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आप मार्क्स अपने मैक्सिमाइज कर सकते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। आज के टॉपिक का नाम है बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है। बैंक्स के कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले बैंक्स क्या होते हैं। बैंक्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो क्या करते हैं, जो कि आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। आप पैसा जमा कर दीजिए, है ना, और जो आपको लोन्स देते हैं, दोनों तरह का काम करते हैं, है ना। तो यानी कि बैंक्स में हमारे बहुत सारी फर्म्स आ जाती हैं, कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस आ जाती हैं, ठीक है, म्यूचुअल सेविंग बैंक्स आ जाते हैं, क्रेडिट यूनियंस आ जाती हैं, है ना। तो बैंक्स को हम क्या बोलते हैं? बैंक्स को हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं जिनके साथ में एक एवरेज इंसान क्या करता है, इंटरेक्ट करता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ऑल, है ना। किसी भी इंसान को अगर भाई घर खरीदना है, जैसे कि आपको हाउस लोन लेना है, कार लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसको अपने कंसर्न बैंक के पास जाके अप्लाई करेंगे और ले लेंगे, है ना। अब ज्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा कहाँ रखते हैं? वो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का एक बड़ा हिस्सा रखते हैं बैंक्स के पास, है ना, लॉकर्स में, या फिर डिपॉजिट के तौर पे, सेविंग अकाउंट्स के तौर पे, या बाकी तरह के जो आपके बैंक डिपॉजिट्स होते हैं उनके तौर पे, ठीक है। क्योंकि बैंक्स सबसे बड़े लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं हमारी इकोनॉमी में, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड प्लीज कमेंट कि भाई ये कंटेंट आपको किस तरह से हेल्प कर रहा है, जो कि बिल्कुल करेगा, करे, है ना। बैंकिंग सिस्टम इंडिया में जो है वो डिफाइन किया जाता है बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1949। ये भी वही देख लो आप लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं और बैंकिंग इन इंडिया की बात करते हैं। सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स जो थे वो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर एक्ट्स के द्वारा सेटअप किए गए थे। एक तो भाई इसमें था आपका बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कैलकाटा हो गया भाई हमारा 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, और ये बैंक्स जो थे ये क्वासी सेंट्रल बैंक्स के तौर पे इंडिया में काम करते रहे, लाइक ऑलमोस्ट सेंट्रल, है ना। 1921 में क्या होता है कि इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को एमलगेट कर दिया गया, मिला दिया गया और बनाया गया इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब 1955 में ये जो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसका कर दिया गया राष्ट्रीयकरण, यानी कि नेशनलाइज कर दिया गया, है ना, और इसको रिनेम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई जो है वो हमारा ओल्डेस्ट बैंक आ जाता है इंडिया का। जितने भी बैंक आजकल एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके कंपेरिजन में एसबीआई सबसे पुराना आ जाता है, ठीक है। तो बैंकिंग जो इंडिया में है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है भाई? बैंकिंग इंडिया में रिफ्लेक्ट करती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी को। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या रिफ्लेक्ट करती है? क्योंकि भाई हमारे पास पब्लिक सेक्टर वाले बैंक्स भी हैं और प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक्स भी हैं, प्लस हमारे पास फॉरेन बैंक्स भी हैं। तो ये सारे बैंक्स मिलके ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि भाई हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब इंडिया का ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा है? जॉइंट स्टॉक बैंक, इंडिया का ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक आ जाता है इलाहाबाद, ठीक है। जॉइंट स्टॉक बैंक होता क्या है? एक ऐसा बैंक भाई जिसके पास मल्टीपल शेयर होल्डर होते हैं उसको जॉइंट स्टॉक बैंक कहा जाता है। फर्दर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, पहला बैंक जिसको प्योरली इंडियंस के द्वारा मैनेज किया गया वो था आपका पंजाब नेशनल बैंक। लाहौर में 1895 में इसकी स्थापना की गई। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन इंडिया, ठीक है। लेकिन पहला इंडियन कमर्शियल बैंक जिसको टोटली ओन किया गया है इंडियंस के द्वारा और मैनेज भी किया गया है ना, ओन भी किया गया भाई और प्लस इसको मैनेज भी किया गया इंडियंस के द्वारा, ये कौन सा बैंक था हमारा? तो ये था भाई हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको 1911 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। इसके साथ साथ इसको इंडिया का पहला स्वदेशी बैंक भी कहा गया। इसके फाउंडर थे सर
सोराब जी पोंच खान वाला, और इसके पहले चेयरमैन थे सर फिरोज शाह मेहता। ठीक है। उसके बाद BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का पहला ऐसा बैंक था जिसने अपनी ब्रांच इंडिया से बाहर खोली। कहाँ खोली? लंदन में खोली भाई 1946। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई और बात करते हैं कि भाई कौन से 3 फंक्शंस एजेंशियल होते हैं बैंक्स को, जो कि किसी भी बैंक को एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो पहला आ जाता है भाई एक्सेप्ट डिपॉजिट, है ना। बैंक क्या करते हैं? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। किससे करते हैं? पब्लिक से एक्सेप्ट करते हैं, है ना। और इस पैसे को इनको पब्लिक को रिपे भी करना होता है। कब रिपे करना होता है? जब भी पब्लिक डिमांड करे, है ना। जब भी पब्लिक डिमांड करे या फिर विड्रॉ करना चाहे अपना पैसा, तो उनको ये पैसा पब्लिक को वापस भी लौटाना होता है, चेक या फिर जिस भी मीडियम से वो विड्रॉ करना चाहे। लैंडिंग की बात की जाए तो भाई ये जो डिपॉजिट्स आपने बैंक के पास रखा था, बैंक इसके दूसरे लोगों को देती है ना। ये जो लैंडिंग है, ये लैंडिंग आपकी दूसरे लोगों को दी जाती है ताकि वो लोग अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज कर सकें। या फिर जनरली बैंक्स इनको क्या करती है? सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट कर देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह में अर्न करने के लिए, है ना। इंटरेस्ट अर्न करने के लिए क्या करते हैं भाई? ये इनको इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करना यानी कि लोन देते हैं। उसके बाद में क्रिएशन ऑफ मनी, ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है कमर्शियल बैंक्स का। इनका ये जो डेब्ट होता है ना, ये आपका मनी के तौर पे सर्कुलेट करता है पूरी इकोनॉमी, है ना। यानी कि बैंक्स के पास एक पावर होती है कि वो पैसे को क्रिएट कर सके या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर सके। किसके थ्रू? अपनी लैंडिंग एक्टिविटीज के जरिए, है ना। तो मनी जो बैंक के द्वारा क्रिएट किया जाता है उसको डिपॉजिट मनी या फिर बैंक मनी कहा जाता है। ठीक। तो अब इनमें से ऐसा नहीं कि भाई आपने एक फंक्शन परफॉर्म कर लिया तो अब बन गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नहीं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका सिर्फ एक एक्टिविटी परफॉर्म करने से नहीं होता है, या सिर्फ तीनों एक्टिविटी करने से परफॉर्म नहीं होता है। जनरली तीनों करनी ही पड़ती है, उसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। लेकिन RBI ने रिसेंट टाइम्स में कुछ नए तरह के बैंक्स को भी लाइसेंस दिया है, जैसे कि आपके आ जाते हैं पेमेंट बैंक, ठीक है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ये भी कुछ नई कैटेगरी के बैंक्स हैं जो आपके आज के टाइम में एक अलग डिफरेंशिएटेड बैंक्स के तौर पर फंक्शन कर रहे हैं। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम को अगर हम देखें तो इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर जो सरकार के दायरे में आता है वो अलग अलग तरीके से फैला हुआ है। लेकिन यूजुअली हम उनको 3 कैटेगराइजेशन में पढ़ते हैं: RRBs यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि सहकारी बैंक्स, और कमर्शियल। ठीक है। सबसे पहले हम रीजनल रूरल बैंक्स की बात कर लेते हैं। तो देखो मित्रों, होता है क्या है कि रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि RRBs, इनकी जो एग्जिस्टेंस में है ये तकरीबन 1970s में इमर्ज होके इंडियन इकोनॉमी में दिखने लगे। इनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई डिपॉजिट और क्रेडिट फैसिलिटीज को हमें उन लोगों को प्रोवाइड कराना है जो कि रूरल एरियाज को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को बिलोंग करवाना है, खासकर जो आपके वीकर सेक्शंस आ जाते हैं सोसाइटीज के, जैसे कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स आ जाते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स वगैरह हो गए, है ना। तो इनको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज स्मॉल मैन्स बैंक। ठीक है। अब ये जो बैंक्स हैं इनको हम लोग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में भी रख देते हैं। ठीक है। लेकिन इनका जो फोकस होता है वो जनरली 1-2 जिले के आसपास ही रहता है। कुछ एग्जांपल्स हमारे आ जाते हैं, ये भाई जितने भी ना, प्रगति कृष्ण ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, जन जन का बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, उड़ीसा ग्राम्य बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, या फिर असम ग्रामीण विकास बैंक, इलाहाबाद UP ग्रामीण बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, ये सब हमारे कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं RRBs के। ये जो बैंक्स आपके पब्लिक सेक्टर, ये जो बैंक्स है ना, इनको पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा सेटअप किया जाता है ना। और जो भी PSB किसी पर्टिकुलर RRB को सेटअप करता है उसको कहा जाता है कि भाई आप इसके क्या हो? स्पॉन्सर हो, आप इसके स्पॉन्सर बैंक हो। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक को SBI ने क्या किया है? स्पॉन्सर किया है ना, तो SBI इसका स्पॉन्सर बैंक कहलाएगा। तो ये रिक्वायर्ड रहता है कि भाई ये आपकी जो स्पॉन्सर बैंक है ना, ये इस पर्टिकुलर RRB में कुछ उसकी हिस्सेदारी भी रहेगी, कुछ शेयर कैपिटल भी उसका रहेगा, उसके पर्सनल्स को ट्रेन भी करेगा, मैनेजेरियल और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी इसको देगा, है ना। तो RRBs को सेटअप किया गया था। मेजर तरीके के 2 एम्स आ जाते हैं आपका। पहला ये है कि जो क्रेडिट फ्लो है वो रूरल एरियाज तक बढ़ाया जाए, यानी कि ग्रामीण एरियाज तक भी आपका पैसा पहुंचाया जाए, और जो आपके वीकर सेक्शंस आ जाते हैं ऑफ द सोसाइटी उन तक भी कंसेशनल रेट्स पे लैंडिंग की जाए।
तो 1997 से क्या होता है कि आरआरबी को इस चीज की फ्रीडम दे दी गई कि आप अपने टारगेट ग्रुप से बाहर भी लोगों को पैसा दे सकते हैं, है ना। और आरआरबी जो है उनकी मर्जिंग कर दी गई, है ना। कई सारे आरआरबी जो थे, यानी कि जो आपके अनवाइबल चल रहे थे या फिर जो आपके अनप्रॉफिटेबल थे, उनको क्या कर दिया गया, दूसरे अच्छे खासे प्रॉफिटेबल या वाइबल आरआरबीज के साथ में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो वीक बैंक्स की मर्जिंग हुई एफिशिएंट बैंक्स के साथ, और इनको जो है ऑटोनोमस पावर्स भी काफी सारी देनी शुरू कर दी गई। ठीक है, यानी कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट इनका हुआ करता था कि भाई इतनों को ही आपको रुपए देने हैं, ऐसे ही रुपए देने हैं, वो आपका आ जाता है कितना, वो आ जाता है 75% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग लोन। जितने भी लोन आप दे रहे हैं उसमें से 75% तो आपको प्रायोरिटी सेक्टर को ही देने हैं, जो सरकार के द्वारा डिसाइड किए गए हैं या फिर जो आपके बैंक्स के द्वारा डिसाइड किए गए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, उसके बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है ना, उसका 50% शेयर रहता है ऐसे बैंक्स में। स्पॉन्सर बैंक का 35% रहता है, और जिस स्टेट के अंदर इनको स्टेब्लिश किया जा रहा है उनका शेयर रहता है 15% इनकी कैपिटल। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया। और उसके बाद में अगर हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसको कोऑपरेटिव यानी कि सहकारिता के जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उसके बेसिस, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारी बनाई जाती हैं, उसी प्रिंसिपल पे कोऑपरेटिव बैंक्स को भी स्टेब्लिश किया जाता है ना। और ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस इनका काम होता है। इनको कोऑपरेटिव बैंक्स कहा जाता है क्योंकि स्टेक होल्डर्स जो रहते हैं वो एक कोऑपरेटिव की तरह ही काम करते हैं, यानी कि कॉपरेशन इनका रहता है, उसकी तहत ही इसको स्टेब्लिश किया जाता है। इनको लॉस के अंडर में स्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर में रजिस्टर्ड होते हैं। इनको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड बैंकिंग लॉज एप्लीकेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965। ठीक है, अगर मतलब कि सीधी सी बात है कि भाई कुछ लोग बाग, कुछ इंडिविजुअल एक साथ इकट्ठे होते हैं, है ना, और एक साथ इकट्ठे होकर वो ऐसा कोई भी एक कोऑपरेटिव बैंक स्टार्ट कर सकते हैं। सीधा सा जनरली इनका एम रहता है कि भाई फंड करना है एग्रीकल्चर और उससे अलाइड जुड़े हुए सेक्टर्स को, विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज को फंड करना है ना। तो ये लैंडिंग भी करते हैं और ये डिपॉजिट्स तो एक्सेप्ट करते ही कर। ठीक है, इनका सीधा सा प्रिंसिपल रहता है वन पर्सन वन वोट, किस चीज में, पूरी डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक से अलग जो कि प्रॉफिट ड्रिवन रहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाले बेसिस पे चलते हैं, जैसे कि ज्यादातर कोऑपरेटिव चलती हैं। नाबार्ड इज द एपेक्स बॉडी फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया। पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर को मैनेज करने के लिए नाबार्ड जो है वो सुप्रीम बॉडी आ जाती है। नाबार्ड की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि नाबार्ड जो है इसको एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक के तौर पे सेटअप किया गया था, ताकि क्रेडिट फ्लो की जो फैसिलिटी और फैसिलिटेटिंग है ना, फैसिलिटेशन जो है वो द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योर किया जा सके, है ना। इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट और बाकी रूरल क्राफ्ट भी आ जाते। यानी कि ये जो जितने भी भाई हमारे रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, इनके कोऑर्डिनेटर के तौर पे जो है नाबार्ड काम करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट को असिस्ट करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को असिस्ट करते हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को असिस्ट करते हैं। कुछ अलग अलग मैटर्स में, कौन कौन से मैटर्स आ जाते हैं भाई, हमारे जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड मैटर्स आ जाते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग और रिसर्च फैसिलिटीज अवेलेबल करानी होती है बैंक्स को, कोऑपरेटिव्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कि रूरल डेवलपमेंट के एरियाज में काम कर रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी हेल्प करते हैं इन अचीविंग देयर टारगेट्स ऑफ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू इंस्टीट्यूशंस इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ नाबार्ड जो है वो रेगुलेटर की तरह काम करता है, किसके लिए, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ठीक है, जो आपके आरआरबीज होते हैं उनके लिए भी करता है। और इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है नाबार्ड का कैपेसिटी बिल्डिंग का, है ना। जो इनकी पार्टनर एजेंसीज हैं, जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का भी इनका काम आ जाता है। प्लस ये ट्रेनिंग की फैसिलिटीज देता है, इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए फैसिलिटीज देता है, रिसर्च के प्रमोशन के लिए फैसिलिटीज देता है, खासकर अगर आप स्टडीज, रिसर्चेस, टेक्नो इकोनॉमिक या बाकी सर्वे कर रहे हैं रूरल बैंकिंग की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में या फिर रूरल डेवलपमेंट की फील्ड में।
है ना। मतलब कि टेक्निकल, लीगल, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस दिया जाता है ऐसे किसी भी इंसान को जो कि एग्रीकल्चर में इंगेज हो, रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इंगेज हो। इसीलिए हिस्टोरिकली नाबार्ड ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी इन द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री, और अभी तक वो लगातार इसको करता आ। अब फर्दर अगर हम कोऑपरेटिव बैंक्स के टाइप्स की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक्स को जनरली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो आ जाता है आपका रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स और दूसरे आ जाते हैं अर्बन कोऑपरेटिव। ठीक है, इनको फर्दर हमने रूरल को शॉर्ट स्ट्रक्चर और लॉन्ग स्ट्रक्चर्स एंड बाकी फिर ये जो आपकी कैटेगरीज है ये भी आ जाती है, इनको बारी बारी से देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये छोटा वाला टॉपिक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इसको देख लेते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि यूसीबी, इनको फॉर्मली डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इनका सिंपल सा मतलब आ जाता है कि प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में सिचुएटेड हो, है ना। 1990s तक ये जो बैंक थे इनको सिर्फ आपका नॉन एग्रीकल्चरल जो पर्पसेस होते थे उन्हीं के लिए पैसा लैंड करने के लिए अलाउ किया जाता था। ये डिस्टिंक्शन आज नहीं है, आज ये लोग कर सकते हैं। ये बैंक्स ट्रेडिशनली कम्युनिटीज के आसपास सिचुएटेड थे, है ना, लाइक माइंडेड जो कम्युनिटीज, जो लोकेलिटीज, जो वर्क प्लेस के आसपास सिचुएटेड रहती थी उनके लिए हुआ करते थे। इनका काम एजेंशियली हुआ करता था कि भाई स्मॉल बोरोवर्स और बिजनेसेस को पैसा उधार दिया जाए। इनका स्कोप ऑफ ऑपरेशन आज के टाइम में काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। वही दूसरी तरफ अगर हम रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में सबसे पहले आ जाएगा शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर। ये आपके तकरीबन 1 साल तक पैसा उधार देते हैं कल्टीवेशन एक्टिविटीज के लिए, या फिर वर्किंग कैपिटल देते हैं आपको सीड्स या फर्टिलाइजर्स परचेज करने के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर्स का भी एक 3 टियर का सेटअप है। उस 3 टियर के सेटअप में भाई सबसे पहले आ जाता है आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, हर स्टेट का खुद का एक एससीबी होता है, ये अपेक्स बॉडी होती है कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट में, है ना। ये क्या करते हैं, आरबीआई और नाबार्ड के बीच में एक इंटरमीडियरी का काम करते हैं एक तरफ। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, लाइक डिस्ट्रिक्ट या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, और दूसरी तरफ आपकी पीएसीज हो गई, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो हो जाती है, उनके बीच में भी मैनेजिंग करने का काम करते हैं, इंटरमीडियरी का काम करते हैं। इनको आरबीआई कंसेशनल रेट पे क्या करती है, पैसा उधार देती है एट कंसेशनल रेट। ठीक है, और ये कोऑपरेटिव बैंक जो स्टेट में होते हैं उनको क्या करते हैं, ग्रांट भी देते हैं। किस पे, इनको मतलब ग्रांट भी देते हैं इनको। और जो इंटरमीडिएशन होता है इन बैंक्स का वो अब एमओयू के द्वारा खत्म कर दिया गया है। आरबीआई और इन बैंक्स के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसकी वजह से इंटरमीडिएशन इनका खत्म कर दिया गया है। अब आरबीआई डायरेक्ट इन लो टियर बैंक से डील कर सकते। ठीक है, दूसरा इसमें टियर आ जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स का। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि जिले के लेवल पे ऑपरेट करते हैं। दो तरह के सेंट्रल या फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं। पहला तो आ जाएगा भाई इसके अंदर आपका कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनियन। इसकी मेंबरशिप सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बंदों के लिए ओपन रहती है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। दूसरे आपके रहते हैं मिक्स्ड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि इसकी मेंबरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्लस दूसरे जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उनके लिए ओपन रहती है। इनको लोन एसबीसी पे दिए जाते हैं कंसेशनल रेट्स पे, और ये बदले में क्या करते हैं, पीएससी जो आपकी रहती है ना उनको प्लस कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं उनको पैसा देते हैं। ठीक है, फिर अगर हम पीएससी की बात करते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये 3rd टियर आ जाता है इसमें। ये गांव के लेवल पे वर्क करते हैं और इसके मेंबर्स को, इंडिविजुअल्स को पैसा उधार देते हैं। अब उसके बाद दूसरा जो कैटेगराइजेशन आ रहा है वो हमारा आ रहा है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर का। ये क्या करते हैं, ये मीडियम टर्म से लेके लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार देते हैं, जो आपका 1.5 साल से लेके 25 साल तक हो सकता है ना। नहीं, आई गेस 25 साल नहीं, सॉरी, ये 1.5 से लेके 2.5 साल तक होना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे ख्याल से इसमें, 1.5 से लेके 2.5 या 3 साल होना चाहिए। 25 साल तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो जाता है। ये शायद इसमें कम फुल स्टॉप की जो थी वो गलती हो। ठीक है, तो ये लैंड डेवलपमेंट, परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, रिडेम्पशन ऑफ ओल्ड डेब्ट, इन सबको पूरा करने के लिए पैसा दिया जाता है। इनिशियली इनको मॉर्टगेज बैंक जो है उसके नाम से जाना जाता था, मॉर्टगेज बैंक्स के नाम से जाना जाता था। ये आपके लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के नाम से जाने गए।
और फिर इनको कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स यानी कि कार्ड बीस के नाम से जाना गया। ठीक है, ये आपका एक 2 टियर स्ट्रक्चर्स में आते हैं भाई। पहले तो आपके स्टेट वाले कार्ड बीस आ जाते हैं और दूसरे जो है आपके वो प्राइमरी कार्ड बीस आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में इनकी ज्यादा डिस्टिंक्शन में नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, इनको तो हमने देख ही लिया। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज भी हमने देख ली। स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स और प्राइमरी कार्ड बीज भी हमने देख लिए हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे तरह के बैंक्स पे, दैट इज हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, तो पहले कमर्शियल बैंक्स की अगर हम बात करें, कमर्शियल बैंक जो है वो कमर्शियल बेसिस पे चलते हैं, है ना। इनका जो मोटिव होता है वो होता है मुनाफा यानी कि प्रॉफिट। ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, लोन्स भी देते हैं और अलग अलग तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्रोवाइड कराते हैं। इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में मैनेज किया जाता है। इनके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों ही आ जाते हैं, है ना। कमर्शियल बैंक्स में पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट में इंडियन एंड फॉरेन एंड पब्लिक में स्टेट बैंक ग्रुप एंड बाकी के जो राष्ट्रीयकृत बैंक्स हैं उनकी बात करें। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं। ये वो बैंक्स हैं जिसमें ओनरशिप जो मेजोरिटी की है वो गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड की जाती है। मेजोरिटी ओनरशिप का मतलब रहता है 51% से ज्यादा की ओनरशिप। सारे के सारे पीएसबी जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट नहीं किए थे। कुछ बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थे पहले, फिर उसके बाद उनका नेशनलाइजेशन किया गया और उनको पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कन्वर्ट किया, है ना। तो ये भाई हमारे कुछ बैंक्स आ जाते हैं। अब स्टेट बैंक ग्रुप की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सारे स्टेट बैंक ग्रुप और उसके सारे एसोसिएट्स जो हैं इनको मर्ज करके एक बड़ा कंसोलिडेटेड एसबीआई हमारा बनाया गया, है ना। और इसका मार्केट शेयर जो है वो आपका 17% से 22% इंक्रीज किया गया। ठीक है, इसके सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। स्टार्टिंग की बात करेंगे। स्टेट बैंक ग्रुप की हम बात कर रहे थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके एसोसिएट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो एसबीआई जो है ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाता है हमारे देश में। प्रीवियसली मेजर पार्ट जो एसबीआई का शेयर था वो आरबीआई के द्वारा होल्ड किया गया था। इसके द्वारा लेकिन धीरे धीरे आरबीआई को जो है रेगुलेटरी फंक्शंस दिए गए और इसके शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया गया किसके पास में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, तो 8 बैंक जो आपके अर्स्टवाइल प्रिंसली बैंक स्टेट्स के बैंक हुआ करते थे, जो आपके प्रिंसली स्टेट्स के बैंक हुआ करते थे, उनको एसबीआई के एसोसिएट्स के तौर पे फंक्शन किया गया। लाइक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, इसको जोड़ा गया जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर के साथ में। ठीक है, फिर उसका स्टेट बैंक ऑफ जयपुर तो आ ही गया। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका हैदराबाद, मैसूर आ जाता है, स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर आ जाता है, इंदौर आ जाता है, उसके बाद पटियाला आ जाता है। ठीक है, और आ जाता है सौराष्ट्र। ठीक है, इन सबको आरबीआई के एसबीआई के साथ में मर्ज किया गया। तो इससे क्या हुआ कि इससे आपका जो भी इनका मार्केट शेयर था वो 17% से बढ़ के कितना हो गया, 22% हो गया। इससे हुआ क्या, इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपका बढ़ा, बेटर मैनेजमेंट हुआ लिक्विडिटी का। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है वो इन सारे एसोसिएट बैंक्स तक पहुंची। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो था वो इम्प्रूव हुआ, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जनरेट किए गए। इसके साथ साथ कस्टमर्स और एसेट्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस हुई। तो भाई इससे लेकिन एक और जो पॉइंट था वो ये था कि इनका जो रीजनल फोकस था वो खत्म हो सकता। ठीक है, अब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक आ जाता है भाई हमारा। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक में क्या होता है, नेशनलाइजेशन का सीधा सा मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पब्लिक एसेट्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एसेट्स टू बी ऑपरेटेड और ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो इंडिया में बैंक्स को जो प्रीवियसली प्राइवेट सेक्टर एरियाज में काम कर रहे थे उनको पब्लिक सेक्टर में ट्रांसफर किया गया। कैसे, बाय द एक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीयकरण। और आपके नेशनल बैंक जो है वो एग्जिस्टेंस में है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स ऑर्डिनेंस 1969 के द्वारा कुछ अपने पावर्स को यूज किया और 14 जो लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक्स थे उनको 19 जुलाई 1969 को उन्होंने क्या किया, नेशनलाइज की। ठीक है,
ये जितने भी आपके लैंडर्स थे ना, ये 80% बैंक डिपॉजिट्स होल्ड करके रखे थे इंडिया के, पूरी हमारी कंट्री का। सो पार्लियामेंट ने क्या किया, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग बिल पास किया और उसको प्रेसिडेंशियल अप्रूवल 9 अगस्त 1969 को मिल गई। तो ये इलाहाबाद, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक और सबसे लास्ट में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन सारे बैंक्स को भाई पहले फेज जो आपका था उसमें नेशनलाइज किया गया। ठीक है, 1950 में अप्रैल 15 आपका जो है अप्रैल 15 1980 को 6 और बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। इसमें पंजाब एंड सिंध बैंक आ जाता है, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आ जाता है, और उसके बाद में जाता है आंध्रा बैंक आ जाता है, और न्यू बैंक ऑफ इंडिया भी आ जाता है। ठीक है, तो ये जो नेशनलाइजेशन था ये 2 फेजेस में किया गया, 1969 में, 1980 में। टोटल नेशनलाइज्ड बैंक जो हमारी कंट्री में है वो 19 पे पहुंच गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स अभी के कंपैरिजन में जो है वो आपके 26 हो जाते हैं। नेशनलाइजेशन होने से पहले बहुत सारे सेक्टर्स थे हमारे इकोनॉमी के, जैसे कि एग्रीकल्चर हो जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो जाती हैं, वीकर सेक्शंस हो जाते हैं सोसाइटी के, उनको बैंकिंग सिस्टम के द्वारा काफी हद तक इग्नोर किया गया है ना। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो टोटल क्रेडिट उनको 2.1% ही मिला था एज 1967 की डेटा के हिसाब से, है ना, कंपेयर टू 64% जो आपका इंडस्ट्रीज को दिया गया। बहुत भेदभाव हो रहा था। बैंकिंग फैसिलिटीज अर्लियर अर्बन एरियाज में कंसंट्रेटेड थी, शहरी इलाकों तक ही थी। इससे क्या था कि ग्रामीण लोगों तक इनकी पहुंच नहीं थी। कुछ आपके बैंक जो है वो रूरल एरियाज में भी इस्टेब्लिश किए गए थे, लेकिन उनका मेन काम था डिपॉजिट्स को लेना, है ना, और जो पैसा है उसको यूज किया जाता था अर्बन एरियाज में लैंडिंग के लिए। इवन अर्बन एरियाज में भी जो बैंकिंग फैसिलिटीज थी वो तकरीबन आपके कुछ रिच और प्रिविलेज लोग ज्यादा यूज करते थे। बैंक्स को जनरली ओन किया जाता था इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, और वो इन बैंक्स को यूज करते थे अपने ही लोगों के लिए पैसा मोबिलाइज करने में। ठीक है, और खुद लोन लेने में कि भाई ऐसे बैंक से उनको पैसा मिल जाए। तो पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए क्या किया कि भाई हमें तो कंट्रोल लाना है इन बैंक्स के ऊपर, है ना, इस व्यू के साथ में कि भाई हमें इनका मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड है उसको खत्म करना है, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर और मिसयूज ऑफ जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो रहा है इसको खत्म करें। तो बेसिक गोल सोशल कंट्रोल का ये था कि भाई सोशल एंड्स को अचीव किया जाए बैंक्स को आपका पब्लिक ओनरशिप में डाल के, है ना। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो आपके जारी किए गए कि भाई बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है, इसमें सबसे पहला तो ये था कि भाई लोगों की जो सेविंग्स थी, है ना, जो भाई लोगों की सेविंग्स थी उसको बचाना है, मैक्सिमम पॉसिबल तक बचाना है और उनको यूटिलाइज करना है प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए। दूसरा काम ये था कि ये इंश्योर करना कि बैंकिंग ऑपरेशंस जो है वो एक लार्जर सोशल पर्पस से ड्रिवन है। ठीक है, यानी कि क्लोज पब्लिक रेगुलेशन से आपके चल रहे हैं, पब्लिक रेगुलेशंस में लगाए जा रहे हैं। तीसरा ये था इंश्योर करना कि जो क्रेडिट नीड थी प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री और ट्रेड बिग एंड स्मॉल, उन सबको पूरा किया जा सके। ऐसा नहीं भाई सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की लेजिटिमेट क्रेडिट नीड्स को पूरा किया जा सके। चौथा था कि भाई जो हमारा प्रोडक्टिव सेक्टर था, है ना, खासकर एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, उनकी नीड्स को भी क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। पांचवा आ जाता भाई हमारा कि कुछ एक नए क्लास के जो न्यू और प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स आ रहे थे उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करना, है ना, नई फ्रेश अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट करना, और जो नेग्लेक्टेड और बैकवर्ड एरियाज थे हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में उनको लैंडिंग वगैरह देना। ठीक है, इसके साथ साथ बैंक्स के जो बैंक क्रेडिट होता है उसको कर्व करना, भाई अगर आप अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए उसको दे रहे हैं या फिर स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए उनको दिया जा रहा। तो नेशनलाइजेशन के बाद में कुछ इम्पैक्ट्स हैं उनको भी ऑब्जर्व किया गया। सबसे पहला तो ये कि भाई ब्रांच का एक्सपेंशन हुआ अदर एरियाज तक। ठीक है, मेजर अर्बन सेंटर से छोटे छोटे शहरों तक भी ब्रांच का एक्सपेंशन हुआ। फार्म क्रेडिट की ग्रोथ हुई, यानी कि अब एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी पैसा मिलना स्टार्ट हो गया था लोन्स के तौर पे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी उनको भी पैसा मिलना स्टार्ट हो गया था। ओवरऑल जो डिपॉजिट्स हैं वो बैंक्स में बढ़ने लगे थे, और वीकर सेक्शंस को जो क्रेडिट है वो भी मिलने लगा।
अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इंडियन बैंक्स भी थे, फॉरेन बैंक्स भी थे। फॉर एग्जांपल प्राइवेट बैंक्स में ये एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक वगैरह, ये सारे बैंक्स आपके बनाए गए, है ना। तो इंडियन बैंक्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन बैंक्स जो आ जाते हैं, इनको आरबीआई ने क्लासिफाई किया था ओल्ड बैंक्स के तौर पे और न्यू बैंक्स के तौर, ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस कि भाई आप इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे सारे इंडियन बैंक्स की परफॉर्मेंस को। जैसे कि ओल्ड बैंक्स की कैटेगरी में हमारे वो बैंक्स आ जाते हैं जिनके अलावा बाकी सबको नेशनलाइज कर दिया गया था, है ना। तो ये प्राइवेट बैंक थे हमारे, और ये प्राइवेट बैंक हमारे वो थे जो कि 90 से पहले सेटअप किए गए थे। और न्यू बैंक हमारे वो बैंक्स थे जिनको 90s के रिफॉर्म्स के बाद सेटअप किया गया था प्राइवेट सेक्टर में, तो उनको न्यू बैंक्स कहा जाता है। उसके बाद 2014 के आसपास आरबीआई ने लाइसेंसेस इशू करना स्टार्ट कर दिए नए तरीके के बैंक, प्लस एक नया प्रपोजल भी लेके आए कि भाई हम स्मॉल बैंक्स और पेमेंट्स बैंक्स हैं उनको सेटअप करेंगे। तो आरबीआई ने ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो आपके बैंक्स हैं इनको निशे बैंक या फिर इनको डिफरेंशिएटेड बैंक्स कहा जाएगा, क्योंकि इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, भाई सारी दुनिया को सबको एक फाइनेंशियल इंक्लूजन में लेके आना है। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स का फोकस जो था वो आपका डिफरेंट एरियाज पे था, कॉमर्स डेवलप करना उन एरियाज में। आरबीआई ने ऑलरेडी लाइसेंसेस स्मॉल और फाइनेंसिस बैंक्स को, पेमेंट बैंक्स को इशू कर रखे थे। थर्ड कैटेगरी आपकी जो है वो आई थी होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक, यानी कि WMT है। तो सबसे पहले अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करें तो इसमें आपके कुछ बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स का पूरा सूट होता था, है ना। जैसे कि डिपॉजिट्स कर सकते हैं आप, सप्लाई हो सकता है क्रेडिट का, ठीक है, लेकिन लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन इनका होता था, सब तरफ नहीं होता था, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन होता था। तो इनको स्केल्ड डाउन वर्जन हम कह सकते थे कमर्शियल बैंक्स का, यानी कि इसमें डिपॉजिट टेकिंग फैसिलिटी थी, लोन मेकिंग फंक्शन थे, ये फॉरेक्स को बेच सकते थे, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में डील कर सकते थे, इंश्योरेंस में डील कर सकते थे, पेंशंस में डील कर सकते थे। तो ये फुल फ्लेजेड बैंक की तरह कन्वर्ट होने की क्षमता रखते थे। इनको बेसिकली स्टेब्लिश किया गया था ताकि एग्रीकल्चर और माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज में क्रेडिट की ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। रेसिडेंट इंडिविजुअल्स या फिर प्रोफेशनल्स जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होता था बैंकिंग एंड फाइनेंस का, और कंपनीज और सोसाइटीज जिनको ओन या कंट्रोल किया जाता था रेसिडेंट्स के द्वारा, वो एलिजिबल होती थी जिनको स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के तौर पे सेटअप किया जा सके। यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जिनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल आपकी 100 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, ठीक है। तो रिसेंटली माइक्रो लैंडर्स जैसे कि भाई हमारा आ जाता है सूर्योदय, सूर्योदय, ठीक है, हाँ, सूर्योदय आ जाते हैं, उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड आ जाता है। इन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वगैरह जो है वो स्टार्ट किए थे। ये इंटरेस्ट रेट्स को ऑफर कर रहे थे भाई 6% से ज्यादा, है ना। 4% तो आपकी कमर्शियल बैंक से ऑफर करते हैं सेविंग बैंक डिपॉजिट के लिए, कि भाई 6% की इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। वही जब हमारी पेमेंट बैंक्स की बात करते तो अगस्त 2015 में आरबीआई ने अप्रूवल दिया कुछ ऐसी प्राइवेट एंटिटीज को कि भाई आप जो है पेमेंट बैंक्स खोल सकते हैं जो कि बैंकिंग सर्विसेज को और ज्यादा वाइडर एरिया तक पहुंचा सकती हैं, और गवर्नमेंट का जो गोल है फाइनेंशियल इंक्लूजन का उसको पूरा कर सकती हैं, है ना। तो पेमेंट बैंक्स क्या करेंगे भाई, आपके 1 लाख तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये एटीएम को इशू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड को इशू कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकते हैं। ये प्रमोटर का जो मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन इक्विटी कैपिटल के लिए होगा वो तकरीबन पहले 5 सालों के लिए 40% होगा। इसमें लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया जा सकता है, रेमिटेंसेस भी हो सकता है फंड का, लेकिन वाइड स्प्रेड नेटवर्क आपका जो होगा एक्सेस पॉइंट का बनवाया जाएगा जो कि रिमोट एरियाज तक फैलाया जाएगा, ठीक है। तो इनका जो नेटवर्क है वो बैंक ब्रांचेस के थ्रू फैलाया जाएगा, या फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स के थ्रू फैलाया जाएगा, या फिर नेटवर्क्स जो बाकी के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उनके द्वारा कराया जाएगा। तो पेमेंट बैंक जो है इनका टारगेट फाइनेंशियली रहेगा कि भाई हम कस्टमर्स को जो फाइनली एक्सक्लूडेड कस्टमर्स अभी तक रहे हैं, है ना, लाइक आपके जो माइग्रेंट वर्कर्स आ जाते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के साथ साथ लो इनकम हाउस होल्ड आ जाते हैं, टाइनी बिजनेसेस आ जाते हैं, ये हमारे जो लैंडिंग के बिजनेसेस से रिलेटेड नहीं है। तो भाई इन लोगों को उन रिस्क से बचाया जाता है जो कन्वेंशनल बैंक्स आपके एक्सपोज रहते, ठीक है। फिर
होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक आ जाते हैं। ये हमारे कॉम्बिनेशन रहते हैं लॉन्ग टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के प्लस एक ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंक के जिनके पास प्रपोज्ड मिनिमम कैपिटल रहती है आपके 1,000 करोड़ की। ये डिपॉजिट्स आपके नहीं ले सकते, ठीक है। इसके साथ साथ ये करंट अकाउंट से मनी रेज कर सकते हैं, बल्क फिक्स अमाउंट से और बॉन्ड से मनी रेज कर सकते हैं। ये कंपनीज को इनेबल करते हैं कि भाई इनको लॉन्ग टर्म का फाइनेंसिंग जो है काफी आसानी से मिल सके, प्लस ये बैंकिंग सिस्टम को रिलीव करते हैं इंक्रीजिंग स्ट्रेस एसेट्स। अब देखो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी तो भाई बैंक को पैसे देने पड़ते हैं ना लोन के तौर पे, तो इसका रिस्क आपका होलसेल और लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक या वो उठाएंगे, तो बैंकिंग सिस्टम को रिलीफ दे देते हैं। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन के तौर पे ये एक बेटर पोजीशन पे होते हैं एज कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक्स। किस चीज में? यानी एवेल्युएटिंग एंड फंडिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। लॉन्ग टर्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है बाकी सब चीजें हैं उनके एवेल्युएशन में, उनके फंडिंग में, प्लस कॉम्पिटिशन एनहांस करते हैं जिसकी वजह से एफिशिएंट एलोकेशन होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, ठीक है। लेकिन इसमें भी कंसिडरेशन जो है आपकी वो इनकी ऑपरेशनल जो कंसिडरेशन है बेसिकली वो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी की दी जानी चाहिए, वो मेंटेन की जाती है। लाइसेंस इनको दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी कि भाई कौन कितना हाईली स्पेशलाइज्ड बैंक बना सकता है। उसके बाद आ जाते हैं फॉरेन बैंक्स। तो देखो भाई इंडिया ने फॉरेन बैंक्स के लिए डोर्स आपके 1991 में खोल दिए कि भाई या तो आप अपनी ब्रांचेस यहाँ पर सेटअप कीजिए या फिर आप होली ओन्ड सब्सिडरीज जो है आप वो यहाँ पर ओपन करिए। आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो कुछ फॉरेन बैंक जो कंट्री में ऑपरेट कर रहे थे उसमें हमारा आ जाता है ड्यूश बैंक आ जाता है, एंड बैंक ऑफ अमेरिका हो गया वो आ जाएगा, सिटी बैंक, HSBC, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड वगैरह, ये सारे बैंक हमारे इसमें ऑपरेट कर रहे हैं। तो फ्रेमवर्क जो फॉरेन बैंक्स का आ जाता है उसके वो फ्रेमवर्क RBI के द्वारा इशू किया जाता है कि भाई फुली ओन सब्सिडरीज यानी कि WOS उनको सेटअप जब किया जाना है अपने बिजनेस इंटरेस्ट को फर्दर मेंटेन करने के लिए तो वो कैसे किया जाना है। RBI गाइडलाइंस से साफ साफ कहती हैं कि WOS जो मॉडल रहता है इज व्हाट द रेगुलेटर वुड प्रेफर द फॉरेन बैंक्स टू हैव, कि भाई फुली ओन सब्सिडरीज अगर आप देश में बनाते हैं तो वो बहुत बेटर रहेगा, उसमें हम आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो सुटेबल इंसेंटिव्स भी आपके नए जो नए बैंक्स आ रहे हैं उनको भी दिए जाएंगे, प्लस जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स आ रहे हैं उनको दिए जाएंगे अगर वो इंडिया में ब्रांचेस खोलते हैं तो, है ना। अगर वो सब्सिडरी जो रूट है उसको चूज करते हैं और लोकली इनकॉर्पोरेट करते हैं भाई नई नई आपकी ब्रांचेस वगैरह को, अगर फॉरेन बैंक्स इस रूट को लेते हैं तो फिर रेगुलेटर्स क्या करेंगे उनको इंडियन बैंक्स के बराबर में रखेंगे। उनको कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, उनको स्टैम्प ड्यूटी बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे, है ना। इसके साथ साथ लोकल प्राइवेट बैंक्स को एक्वायर भी कर सकते हैं। फर्दर इसमें क्या होता है कि जो चेंजेस आपके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स पे होते हैं वो हमारा क्या रहेगा, वो थोड़ा एक बोन ऑफ कंटेंशन आ जाता है, यानी कि वो एक झगड़े वाली बात आ जाती है, वो एक डिस्प्यूट वाली बात आ जाती है ना। RBI को अप्लाई करने से पहले कुछ फॉरेन लैंडर जो है उन्होंने ये बोला कि PSL के नॉर्म्स को रिलैक्स किया जाना चाहिए। अब जो RBI हमारा वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जैसा कि इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ किया जा रहा है फॉरेन बैंक्स को भी 40% अपने जो लोन्स है वो किसको देने पड़ेंगे, वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना पड़ेगा। यानी कि RBI क्या करती है, RBI पैसे के फ्लो को जगह जगह मेंटेन करने के लिए बैंक्स को इंस्ट्रक्शन देती है कि आपको कितना पैसा कहाँ देना है ना। 30% इंफ्रास्ट्रक्चर में दीजिए, 40% एग्रीकल्चर में दीजिए, ऐसे। तो इसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहा जाता है। तो फॉरेन बैंक्स मना कर रहे थे भाई हम ये मेंटेन नहीं करेंगे, जबकि इंडिया RBI ने कहा कि भाई इंडियन बैंक्स के जैसे ही आपको भी 40% PSL में देना पड़ेगा। अब इसमें से 18% जो है वो हमारा फार्म सेक्टर को देना पड़ेगा। पहले कट ऑफ जो फॉरेन लेंडर्स के लिए PSL सेगमेंट में था वो 32% हुआ करता था, ठीक है। फॉरेन बैंक जिनकी 20 से ज्यादा ब्रांचेज है उनके लिए 40% हुआ करता था, ठीक। तो अब उनको 40% का जो सिस्टम है नॉर्म जो है, यानी कि 5 साल जो आप सेटअप करेंगे उसके 5 साल के अंदर आपको 40% वाला क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। अब वुली ओन सब्सिडरी जब आप सेटअप कर रहे हैं तो, ठीक है। तो RBI ने ये बोला कि फॉरेन बैंक जो इंडिया में एंटर किया है जिन्होंने अगस्त 2010 के बाद में, उनको मैंडेटोरली कन्वर्ट करना पड़ेगा उनकी ब्रांचेस को वुली ओन सब्सिडरीज। वही अगर हम इंडियन बैंक्स अब्रॉड की बात करते हैं तो फॉरेन बैंक जैसे इंडिया में सेटअप किए गए वैसे इंडियन बैंक्स की ब्रांचेस जो हैं
वो भी हमारी अब्रॉड सेटअप की जाती है, ठीक है, सब्सिडरीज के तौर पे या ब्रांचेस वगैरह सेटअप की जाती है फॉरेन कंट्रीज में। पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के जो बैंक्स हैं उनको सेटअप किया गया है बाहर, ठीक है। ऑफशोर जो हमारे बैंकिंग यूनिट्स हैं वो बहामास, केमैन आइलैंड, चैनल आइलैंड, मॉरिशस, ये यहाँ पर सिचुएटेड है। ऑफशोर बैंक्स हमारे वो बैंक्स होते हैं जो किसी दूसरी कंट्री में सिचुएटेड होते हैं, जहां पर ज्यादा जनरस टैक्स लॉस फॉलो किए जाते। उसके बाद अगर हम शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की तरफ आए तो इंडियन बैंक्स को हम शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स जो हैं हमारे, प्लस आरआरबीज आ जाते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं, इनको हमने इस तरीके से क्लासिफाई किया है। तो शेड्यूल्ड बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनको सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 में मेंशन किया गया है। इन बैंक्स को एक सर्टेन मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, यानी कि एक मिनिमम पेड अप कैपिटल इनको फॉलो करनी पड़ती है, प्लस इनको रिजर्व्स भी फॉलो करने पड़ते हैं ऑफ टोटल एग्रीगेट वैल्यू नॉट लेस देन 5 लाख, ठीक है। दूसरा, ये जो बैंक्स हैं इनको बेसिकली आरबीआई को ये भी सेटिस्फाई करना पड़ता है कि इनके जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे वो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट में परफॉर्म किए जाएंगे, है ना। कुछ फैसिलिटीज भी मिल जाती है हमारे शेड्यूल्ड और बैंक्स को, जैसे कि अब सबसे पहला तो ये कि इनको टैप या फिर लोन्स आरबीआई से बैंक रेट पे मिल जाते हैं, है ना, एलिजिबल होते हैं इसके लिए। इनको ऑटोमेटिक मेंबरशिप जो है वो भी मिल जाती है, किसकी मिलती है, क्लियरिंग हाउस की, सॉरी, ये भी अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा ये है कि उनको रीडिस्काउंट जो आपका फर्स्ट क्लास एक्सचेंज बिल्स का होता है आरबीआई के द्वारा, उनकी फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो कोई भी बैंक जो इन कंडीशंस को फुलफिल करता है उसको सेकंड शेड्यूल में लिस्ट कर दिया जाएगा, इन प्रिंसिपल्स को जो वॉयलेट करता है तो उसको डी शेड्यूल कर दिया जाएगा। तो भाई नॉन शेड्यूल बैंक जो है हमारे, वो दूसरी तरफ सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 में मेंशन्ड नहीं है। ऐसा टुडे सिर्फ 3 नॉन शेड्यूल बैंक्स आ जाते हैं हमारे देश में। ये जो बैंक्स हैं इनको भी लेकिन कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, लाइक सीआरआर से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं, जो उनको खुद के पास कैश रिजर्व रेशियो रखना है उसकी कंडीशन फॉलो करनी है। लेकिन ये लोन्स जो बैंक्स होते हैं इनको लोन्स आरबीआई के द्वारा इतनी आसानी से नहीं मिलते, लेकिन कभी कभार एलिजिबल हो जाते हैं इमरजेंसी कंडीशन। फिर फर्दर हम बात करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि एनबीएफसी की। तो कोई भी एक एनबीएफसी जो हमारी, वो एक ऐसी कंपनी होती है जो कि कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड होती है, और वो हमारे अलग अलग तरह की बिजनेसेस में इन्वॉल्व होती है, लाइक लोन्स एंड एडवांसेस की जो बिजनेस आ जाती हैं उनमें इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। एक्विजिशंस ऑफ शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्योरिटीज जो कि गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटीज इशू करती हैं, या फिर बाकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज सेम नेचर की आ जाती हैं, लेकिन इसके अंदर वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं आते हैं जिनका प्रिंसिपल बिजनेस हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी का रहता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का रहता है, या फिर परचेज या फिर सेल ऑफ एनी गुड्स का आ जाता है जो सिक्योरिटी से अलग आ जाते हैं, या फिर किसी तरह की सर्विसेज, सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के आ जाते हैं, उन सबको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये कुछ हमारे पॉपुलर एनबीएफसीज हैं इंडिया में, टाटा कैपिटल, आईआईएफएल, आईएलआईसी, फुलरटन, आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह वगैरह। तो एनबीएफसीज क्या करती हैं, पैसे को उधार देती हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स भी करती हैं। तो इनकी एक्टिविटीज जो है बैंक की जैसी हो जाती है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। कैसा? सबसे पहले तो भाई ये हमारी जो है ये डिमांड डिपॉजिट्स जो रहते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, है ना, और ये पेमेंट के पार्ट फॉर्म नहीं कर सकती, सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट फॉर्म नहीं कर सकती। तो ये चेक्स वगैरह जो ड्रॉ किए जाते हैं इनके नाम से उनको सेटल नहीं कर सकती, ठीक है। ये इंश्योरेंस फैसिलिटी जो डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की होती है वो इनके साथ अवेलेबल नहीं होती, यानी कि डिपॉजिट नहीं हो सकता पैसा इनके पास में, ठीक है। मतलब जैसे कि बैंक से डायरेक्ट आप करके विड्रॉ कर सकते हैं। फर्दर कोई भी एनबीएफसी जो है वो किसी तरह का बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकती, किसी तरह का बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकती एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नेचर का, विदाउट ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इनके पास में नेट आउंड फंड जो है 25 लाख के कम से कम होने ही चाहिए। तो एनबीएफसी को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। पहली तो आ जाती है
एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, एनबीएफसी डी जिनको कहा जाता है। दूसरी आ जाती है एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट को होल्ड नहीं करती है, एनबीएफसी एंड डी आ जाती हैं। और तीसरी आ जाती है आपकी रेसिडरी नॉन बैंकिंग कंपनीज, आर एन बी सी, यानी कि ये दूसरी कैटेगरी आ जाती है एनबीएफसी का। इनका प्रिंसिपल बिजनेस रहता है टू एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट एंड इन्वेस्ट इन अप्रूव सिक्योरिटी। उसके बाद में आ जाता है भाई हमारा निधि कंपनी, है ना। निधि कंपनी हमारी जो है वो नॉन बैंकिंग इंडियन सेक्टर को बिलोंग करती है ना। और इसको रिकॉग्नाइज किया है सेक्शन 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में। इनका कोर बिजनेस रहता है ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग। लेकिन ये सिर्फ किसके बीच में होता है? ये सिर्फ होता है इनके मेंबर्स के बीच में। सिर्फ मेंबर्स ही बोरो कर सकते हैं, मेंबर्स ही इसको क्या कर सकते हैं, मेंबर्स ही लैंड कर सकते हैं। ये कुछ कुछ आपके कमेटी जैसा होता है। ये दिल्ली में कमेटी वाला सिस्टम बहुत चलता है ना, ये कुछ कुछ कमेटी वाला सिस्टम रहता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रहता है वो एम्पावर्ड रहता है कि वो मैटर से रिलेटेड इश्यूज के बारे में इनको क्या कर सके, डायरेक्शंस दे सके, जो डिपॉजिट एक्सेप्टेंस एक्टिविटीज से रिलेटेड रहती हैं। तो बेसिकली निधि कंपनी का मतलब वो कंपनी होता है जिसको एक निधि के तौर पे इनकॉर्पोरेट किया गया हो कि जो इनके मेंबर्स हैं, है ना, मेंबर्स के बीच में कम खर्च वाली एक्टिविटीज को प्रोत्साहित किया जा सके कि भाई आप थ्रिफ्ट ना करें, ज्यादा आप सेविंग्स करें, प्लस मेंबर से डिपॉजिट ले सकें, उनको उधार दे सकें और उनके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, ठीक है। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स हैं उनको भी देखेंगे, प्लस हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस को भी कल के लेक्चर में अच्छे से एनालाइज करें, ठीक है। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोस। बस आपके मेरे ख्याल से 6-7 लेक्चर्स और हैं इसी वीक में, जो नेक्स्ट वीक आपका आने वाला है, इसी वीक में पूरी इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे। एंड क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह जो है सीएपीएफ की तो ऑलरेडी डली हुई है, सीटीएस की जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो भी आपको मिल जाएगी। तो प्लीज भाई उसको अच्छे से कर लेना, है ना, बहुत फायदा हो जाएगा। उस शहर में तुम लोगों को बार बार बताता हूँ, कर लिया करो, नहीं तो बाद में रिग्रेट करते हो। तो प्लीज डू इट एज सून एज पॉसिबल। ओके गाइस, जॉइनिंग टू यू ऑल।